नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्यवर्त ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं विकास शर्मा आपके सामने उपस्थित हूं एक नया विषय लेकर के, एक नई संधि लेकर के। संधि का नाम है मित्रों पररूप संधि। कौन सा नाम है? पररूप संधि। और पररूप संधि, पररूप का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने कल किया था, जैसे हमने लास्ट संधि में पढ़ा था, पूर्व रूप माने आगे वाले के समान, उसी प्रकार पररूप माने क्या होता है? पीछे वाले के समान। पहले जब हमने पूर्व रूप किया तो क्या हो रहा था? देखिए, ते प्लस अव, यही था। ए या ओ के बाद में ए वर्ण आने पर क्या हो रहा था? पूर्व रूप। मतलब ए किस में समाहित हो रहा था मित्रों? ए आगे वाले आगे जो स्वर था, जो वर्ण था, उसमें समाहित हो रहा था, आगे वाले स्वर में समाहित हो रहा था। उसी प्रकार अब पर रूप में होगा, क्या होगा मित्रों? पर रूप में जो आगे वाला वर्ण जो है पीछे वाले के अंदर, बाद वाले के अंदर समाहित हो जाएगा। ये होता है पर रूप। ठीक है, तो देखिए मित्रों, पररूप संधि के बारे में हमने जान लिया, पररूप के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ते हैं कि पररूप संधि करता कौन है, पररूप संधि करने वाला व्याकरण में सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों, एंगी पररूपम नाम से एक सूत्र आता है। क्या नाम है इसका? एंगी पररूपम। और एंगी पररूपम क्या कहता है? एंगी पररूपम कहता है कि ए वर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदि धातु आने पर पूर्व व पर को पररूप एकादेश हो जाता है। अर्थात ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में उपसर्ग कैसा होना चाहिए? ए या आ से अंत होने वाला होना चाहिए। ठीक है, ए वर्ण कहने का मतलब हो गया मित्रों ए और आ दोनों। ठीक है ना। तो ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में धातु किस प्रकार आए? एंग आदि, अर्थात एंग जिसके आदि में होता है। तो मैंने आपको प्रत्याहार पढ़ाए थे, तो आपको पता होना चाहिए एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो एंग प्रत्याहार में ए और ओ आते हैं। अर्थात ए और ओ से आरंभ होने वाली धातु जब ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में आती है तो दोनों स्थानों पर क्या होता है मित्रों? पररूप होता है। ए वर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदि धातु आने पर पूर्व व पर को, पूर्व व पर माने, पूर्व माने आगे वाले और पर माने पीछे वाले, दोनों वर्णों को क्या होता है? पररूप होता है। अर्थात आगे वाले वर्ण को भी पीछे वाले वर्ण के समान ही कर देते हैं, उसी में समाहित कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके एक टेबल सी बना के लिखी है। परिभाषा नहीं समझ में आए तो ये लिख लेना आप। उपसर्ग किस प्रकार का होना चाहिए? ए या आ वर्णांत। किस प्रकार का मित्रों? ए या आ वर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। और उस ए या आ वर्णांत उपसर्ग के बाद धातु किस प्रकार की आनी चाहिए? एंग आदि, अर्थात जिसके आदि में ए या हो, ओ हो, अर्थात ए या ओ से आरंभ होने वाली कोई धातु आए तब क्या होता है मित्रों? पररूप होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो उपसर्ग किस प्रकार का है? ए वर्णांत है। प्र जब बोलते हैं तो अंत में कौन सा वर्ण का उच्चारण हम करते हैं? प्र, ए का। जब मैंने कहा प्रु, प्रु मैंने तो क्या उच्चारण कर रहा हूं? अंत में ऊ का। उसी प्रकार प्र बोला तो अ का उच्चारण किया, प्रा बोला तो आ का उच्चारण किया। ठीक है ना। तो प्र किस प्रकार का उपसर्ग है? ए वर्णांत है। ठीक है ना। और उसके बाद में धातु किस प्रकार की है? ए जते। ए जते में आरंभ में क्या बोलते हैं? ए को उच्चारण करते हैं। अर्थात शर्त क्या थी? ए वर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। पहली शर्त हमारी यहाँ पर क्या है मित्रों? पूरी है। और उसके बाद में दूसरी शर्त क्या थी? कि एंग आदि वाली कोई धातु बाद में आए। तो एंग आदि वाली धातु है ना, एंग ए या ओ में से कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे ए आ रहा है, मतलब दूसरी शर्त भी पूरी है। जब दोनों शर्तें पूरी हो गई तो हमें क्या करना है? पररूप करना है। अर्थात प्र के अंदर जो ए है, प्र के अंदर क्या है मित्रों? जो लास्ट वाला ए है उसको किस में समाहित करेंगे? ए में समाहित करेंगे। ठीक है, एक बार वर्ण विच्छेद करके बता देता हूं, समझ लेना ये उदाहरण कि अलग अलग करने पर पर अ, ठीक है, प्लस ए जते। तो देखिए दोस्तों, प्र किस प्रकार का उपसर्ग था? ए वर्णांत उपसर्ग। ठीक है ना। और धातु किस प्रकार की मांगी थी इसने? ए या ओ से अंत होने वाली। शर्तें पूरी हैं।
जब इस प्रकार की जब हमारे सामने स्थिति आती है, अवर्णांत उपसर्ग होता है और एंग आदि धातु आती है, तो क्या करना होता है, पररूप करना होता है। अर्थात ये दोनों मिल करके ए और ए मिलके एक जैसे हो जाएंगे, और एक जैसे होकर क्या बनेंगे कि जैसे बाद वाला वर्ण है उसके जैसा ही। तो ए के बाद वाला कौन सा वर्ण है, ए, ठीक है ना। दोनों मिलकर कैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन निर्णय ये करना है कि एक जैसे होंगे तो बताइए आगे वाला करें या पीछे वाला। तो ये क्या कहता है कि ए या आ के बाद ए या ओ से आरंभ होने वाली कोई धातु आए तो पररूप करना है, अर्थात पीछे वाले के समान करना है, ठीक है ना। अब ए और ए लड़ते हैं, भाई तू ये तो कह रहा है तू मेरे जैसा हो जा, ये कह रहा है मैं तू मेरे जैसा हो जा। लेकिन पाणिनि जी ने आके क्या किया, इनका झगड़ा समाप्त कर दिया। इसने कहा कि देखो बेटा, ए या आ वर्णांत अगर कोई उपसर्ग होगा और उसके बाद में धातु ए या ओ वाली आएगी तो शुरू वाले को क्या करेंगे, पीछे वाले के जैसा बना देंगे। अर्थात ए किसके जैसा हो गया, ए जैसा हो गया, ए के अंदर समाहित तो हो गया, और ए दोनों मिलकर के एक ए ही बन गया। क्या बन गया, ए ही बन गया। तो हमें स्थिति क्या प्राप्त होगी अब, प्र पर ए जते, और वर्ण सम्मेलन पर क्या बनेगा मित्रों, प्रे जते। क्या बना मित्रों, प्रे जते। समझ में आ गया होगा ना आपको, ठीक है। तो मैंने प्रे प्लस ए जते का संधि क्या होगा, प्रे जते। इसी प्रकार परा ए लयति देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, परा प्लस ए लयति, इसको जब करते हैं तो क्या कहता है कि ए वर्णांत, ए या आ से अंत होने वाला कोई उपसर्ग हो, प्लस में ए या ओ से आरंभ होने वाली कोई धातु हो, तो क्या होता है, दोनों को पररूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश। तो देखिए परा किस प्रकार का उपसर्ग है, आवर्णांत उपसर्ग है, ठीक है ना। तो परा आवर्णांत उपसर्ग है, उसके बाद में धातु किस प्रकार की है, ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु है ना। हाँ जी, ए से आरंभ होने वाली धातु है, अर्थात पररूप संधि का जो शर्तें थी वो पूरी हो रही हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार वर्ण विच्छेद करते हैं इसका। पर आ ए लयति, तो ये आ किस में समाहित हो जाएगा, अब ये ए में समाहित हो जाएगा। अर्थात वैसे अगर दोनों तरह से समझ सकते हैं कि आ और ए ये दोनों मिल करके पररूप हो जाएगा, अर्थात ए के जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ए के जैसा बन जाएगा तो इन दोनों की जगह क्या प्राप्त हुआ, हमें ए ही प्राप्त हुआ, ठीक है। तो स्थिति क्या बनेगी हमारे पास, प हलंतर ए लयति, और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बनेगा, परे लयति। क्या बनेगा, परे लयति। आ गया समझ में। तो इन परा प्लस ए लयति की संधि क्या होगी, परे लयति। क्या संधि होगी मित्रों, परे लयति। इसी प्रकार उप ओषति, उप किस प्रकार का उपसर्ग है, उप अकार अवर्णांत उपसर्ग है, ठीक है ना। तो अवर्णांत उपसर्ग है तो अलग अलग करने पर उप अ ओषति। उप अ ओषति है तो अ और ओ दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक ही बन जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, पररूप हो जाएगा। अर्थात ए और ओ दोनों मिलके बाद वाले के जैसे अर्थात ओ के जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, उप ओ शति, और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या होगा मित्रों, उपोषति। क्या होगा, उपोषति। अर्थात उपोषति का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या करेंगे, उप प्लस में ओषति, ठीक है। और उप प्लस ओषति की संधि करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, उपोषति। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए मित्रों, इससे आगे क्या है, इससे आगे एक आता है कि सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। क्या कहता है, सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम क्या कहता है, ये कहता है सकंदु आदि गण में पठित शब्दों की जो टी होती है, क्या, सकंदु आदि गण में, सकंदु आदि गण में हम कुछ शब्दों को पढ़ते हैं तो उन शब्दों के लिए कहता है कि सकंदु आदि गण में
जो शब्द आते हैं, जो शब्द हैं, उन शब्दों की जो टी है, क्या टी, उसको क्या होगा, पर रूप होगा। मित्रों यह हमें इतना ही बताता है कि सकंदु गण में पठित शब्दों की टी को पर रूप होगा। किसको, टी को। अब प्रश्न आता है कि भैया आपने टी को पर रूप करने के लिए कहा, किसको पर रूप करने के लिए कहा, टी को, और कब पर रूप करना है इस टी को, जब सकंदु आदि गण में पठित शब्द हमारे सामने आए, ठीक है ना। तो उस समय टी को क्या करना है मित्रों, पर रूप करना है। लेकिन ये तो बताओ, जाते जाते ये तो बता दे टी है क्या। ने कह दी कि सकंदु गण में पठित शब्दों की टी को क्या करना है, पर रूप करना है। तो ये तो बता टी है क्या। तो इसने कहा टी नहीं जानते हो तो लो सुनो, अचो अंत्यादि टी। क्या कहा इसने मित्रों, अचो अंत्यादि टी, अर्थात अचा मध्य यो अंत्य से आद्रियस्य तट्टी संज्ञा स्यात्, कि किसी शब्द के अंतिम स्वर के बाद कोई भी शब्द है, ठीक है, उस शब्द का जो अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर के बाद अगर कोई व्यंजन आ जाए तो उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा करनी है। क्या करनी है, पूरे समुदाय की। तो देखो मनस प्लस ईशा, यहां पर मैं लिखता हूं मनस, इतना शब्द लिखता हूं मैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये कि किसी शब्द के अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो इतना देख लो, किसी शब्द के बाद किसी शब्द के अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो अंतिम स्वर ढूंढो पहले मनस में। अलग अलग करने पर क्या बनता है, देखते रहो ना इधर, मैं, अ, न, अ, स। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, इसमें सबसे लास्ट में स्वर कौन सा है। सबसे लास्ट में देखें तो मैं के बाद क्या है, ए है क्या, ये लास्ट है कि इसके बाद में कोई स्वर आता है क्या, यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वर है अर्थात। और इस है के बाद में कोई स्वर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसके बाद में तो एक व्यंजन है, उसके बाद में कुछ नहीं है। तो अंतिम स्वर क्या होगा इसके अंदर, अंतिम स्वर है न के बाद वाला ए, ठीक है ना। तो यहां तक स्थिति समझ में आ गई। किसी शब्द के अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो इस अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है क्या, हाँ जी है। कौन सा है, स। अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो यहां तक तो हमने ढूंढ लिया कि तूने कहा था देख अंतिम स्वर देख, मैंने देख लिया। तूने कहा अब ये बता मेरे को इसके बाद में कोई व्यंजन है क्या, हाँ है ना, स। तो बोले ए और स तेरे पास है ना, अस तेरे पास है, बोले हाँ जी मेरे पास अस है। तो क्या करूं तू बताना। तो इसने कहा अगर वह अस है ना, अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो वह पूरा समुदाय, पूरा समुदाय मतलब यह पूरे का पूरा ए और स का ग्रुप अर्थात अस क्या होगा, अंतिम समुदाय की क्या होगी मित्रों, टी संज्ञा होगी। अर्थात मनस के अस की क्या हुई दोस्तों, टी संज्ञा हुई। एक बार फिर समझ लो इस पर अचोन्त्यादि टी के अर्थ को, कि किसी शब्द के अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो वह पूरा समुदाय। अगर व्यंजन नहीं है, अंतिम स्वर के बाद अकेला अंतिम स्वर के बाद कुछ नहीं है, व्यंजन नहीं है, तो केवल उस स्वर की, ये तो बताओ हमें कहाँ होगा। ये देखो सक, सक शब्द है, इसके अंत में लास्ट वाला स्वर कौन सा है, क में ए है ना, तो लास्ट स्वर तो यही है। तो यहाँ किसकी टी संज्ञा होगी, यहाँ पर ए संज्ञा होगी। मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि कोई भी शब्द है उसका अंतिम स्वर देखो, अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन है तो उस अंतिम स्वर और उस व्यंजन की टी संज्ञा होगी। अगर अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं आ रहा है, तो केवल और केवल उस स्वर की क्या होगी मित्रों, टी संज्ञा होगी। समझ में आ गया ना। अब बात हमारे पास ये बनती है कि अचोन्त्यादि टी से जिनकी टी संज्ञा हुई है उन टी को सकंदो आदि सुपर रूपम वाच्यम क्या करेगा, पर रूप करेंगे। अर्थात जिनका नाम टी हमने रखा उस टी को पर रूप करने वाला सूत्र कौन सा है, सकंदु आदि गण में सकंदु आदिसु पर रूपम वाच्यम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मिटा दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और समझेंगे। स्थिति बनती है कि हमें टी का पर रूप करना है। क्या करना है, टी को पर रूप करना है। किसको, टी को।
ठीक है। और टी का प्ररूप करना है तो हमें पता होना चाहिए टी क्या है, टी कब मिलती है ना, पता तो होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया टी क्या होती है। कोई भी शब्द है, जैसे यहाँ पर बड़ा बड़ा और लिख देता हूँ, मनस, विकास, दिनेश, महिमा, पतत, ठीक है। तो यहाँ मनस के अंदर लास्ट में स्वर कौन सा है? लास्ट में स्वर है न का ए, ठीक है ना। ए के बाद में कोई व्यंजन है क्या? हाँ जी है ना, स है। तो ए और स ये दो है ना, अर्थात देखो दोस्तों, अंतिम स्वर की तो टी संज्ञा होगी ही होगी, लेकिन अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन होता है तो उसकी भी क्या हो जाएगी दोस्तों? टी संज्ञा हो जाएगी। अर्थात ए और स की यहाँ पर क्या हो गई? टी संज्ञा। इन दोनों का यहाँ पर क्या नाम है? टी, ठीक है। उसी प्रकार देखो विकास, विकास में अंतिम स्वर बताओ मुझे क्या है? बोलो विकास, विकास बोलो। तो सबसे पहले क्या बोला हमने? वी अर्थात ई बोली, उसके बाद में का अर्थात आ बोला स्वर, और स के अंदर क्या बोला हमने? अ। तो सबसे लास्ट में कौन सा स्वर बोला हमने? अ बोला। तो अ के बाद में कोई व्यंजन नहीं है ना, नहीं है, तो यहाँ पर केवल स के अ की क्या होगी? टी संज्ञा। क्या होगी मित्रों? टी संज्ञा। इसी प्रकार दिनेश के अ की क्या होगी? टी संज्ञा। इसी प्रकार महिमा के आ की क्या होगी? टी संज्ञा। क्या होगी? टी संज्ञा। और पतत, पतत में देखो अंतिम स्वर कौन सा है? अंतिम स्वर तो तय का अ है। अच्छा, तो अंतिम स्वर के बाद में भी कुछ और आता है क्या व्यंजन? हाँ जी व्यंजन आता है ना, क्या आ रहा है? तय ही आ रहा है। तो हमारे पास क्या बना? अ और तय। अंतिम स्वर की तो टी संज्ञा करनी ही है। हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है ना। ये कहता है कि मेरी तो टी संज्ञा होगी बेटे, कोई बात नहीं, मैं तो अंतिम स्वर हूँ, मेरी टी संज्ञा होगी होगी, लेकिन बचेगा तू भी नहीं, क्योंकि पाणिनि जी ने कहा था कि अगर अंतिम स्वर तेरी टी संज्ञा हो और तेरे बाद में कोई व्यंजन आ जाए तो उसकी भी टी संज्ञा करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसकी क्या कर दी? टी संज्ञा कर दी। तो प त त के ए की, इसके ए की और इस तय की, इन दोनों की क्या हो गई? टी संज्ञा, ठीक है। और इन जिनका नाम टी हुआ है, यहाँ पे अस, यहाँ पे ए, इस टी को क्या करना है? पररूप करना है। अर्थात अस, ए और स को दोनों को ही क्या करना है? बाद वाला कोई स्वर है तो उसके समान कर देना है। अस को क्या करेंगे? पररूप करेंगे, मतलब बाद वाला जो स्वर है उसके समान कर देंगे। यहाँ पे ए की टी संज्ञा हुई है तो इस ए को पररूप करेंगे, बाद वाले स्वर के जैसा करेंगे। यहाँ पर भी दिनेश के ए की हुई है तो इसको भी बाद वाले के समान करेंगे। इसी प्रकार महिमा के आ के साथ होगा और इसी प्रकार पतत के अत के साथ होगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये विकास, दिनेश, महिमा ये क्या है समझाने के लिए बताया है। तो कहीं ये चक्कर में पड़ जाओ क्या ये भी सकंदू आदि गण में आते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझना, समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है। तो मिटा दूँ इसको। दोस्तों देखिए, सकंधु, करकंधु, कुलटा, हलीसा, हलसीसा, लांगल, मनस, पतत, सीम, मार्त, ये कुछ गिने चुने शब्द हैं जो हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं सकंदु आदि गण के। अगर आपके परीक्षा में भी कुछ आएगा तो इन्हीं में से आएगा, कुछ बाहर से तो आएगा नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यही उदाहरण पाणिनि व्याकरण में दिए गए हैं, यही उदाहरण जो है वरदराज द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर दिए गए हैं। तो मुख्य हैं, तो इनको देख लीजिए, फालतू चक्रों में मत पड़िए कि सकंदु आदि के सारे शब्द आपको पता होना चाहिए, नहीं होते पता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें हमारा एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमें एग्ज़ाम क्रैक करने की दृष्टि से ही पढ़ना चाहिए। विद्वान बनने के लिए किताबें होती हैं, विद्वान कभी YouTube के माध्यम से नहीं बना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सकंधु, सक का अंतिम स्वर कौन सा है? स, क, अ। क के अंदर ए है ना, उसके बाद में कोई व्यंजन आ रहा है क्या? सक अ के बाद नहीं आ रहा, अर्थात क का जो ए है उसकी क्या होगी? टी संज्ञा होगी। और उस टी का क्या होगा? सकंद्वादि सुपररूपम वाच्यम के अंदर क्या होगा? पररूप होगा। अर्थात सक का ए किस में समाहित हो जाएगा? इस ए में, पर वाले ए में, बाद वाले ए में क्या हो जाएगा मित्रों? समाहित हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी हमारे सामने? सक अंधु। और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बना? सकंधु।
ठीक है। इसी प्रकार कर्क अंधु होगा, कर्क का ए किस में चला जाएगा, बाद वाले ए, कर्क ये ए और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, पररूप हो जाएंगे, अर्थात बाद वाले के समान हो जाएंगे, ठीक है ना। हो जाने पर क्या बनेगा, करकंधु। क्या बना मित्रों, करकंधु, ठीक है ना। उसी प्रकार कुलटा, कुलटा में देखिए आप, कुल अंतिम स्वर कौन सा है कुल के अंदर, क उ, अंतिम है क्या उ, देखते हैं। चलो ये हो सकता है भाई उ अंतिम और ल के बाद में क्या है ए, तो अंतिम स्वर कौन सा है कुल शब्द के अंदर, अंतिम स्वर है ए है। ए के बाद में कोई व्यंजन आता है क्या, नहीं जी, ए के बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है, अर्थात कुल का जो ए है उसकी क्या होगी, टी संज्ञा होगी। और सकंधु आदि सुपरूपम वाच्यम से उस ए को क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, अर्थात लय का ए किस में समाहित हो जाएगा, बाद वाले स्वर में, अर्थात ए के अंदर समाहित हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, कुलटा। क्या बनेगा मित्रों, कुलटा। क्या बना, कुलटा। उसी प्रकार हल प्लस ईशा, तो हल का, हल शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है, ल का ए, ठीक है ना। और उस अंतिम स्वर को क्या होगी, टी संज्ञा होगी, और टी से सकंद्वादि सुपरूपम वाच्यम से हल के ए को क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, अर्थात ल का ए किस में समाहित हो जाएगा, ई के अंदर समाहित हो जाएगा। दोनों मिलकर के बाद वाला ही बन जाएंगे, अर्थात ई ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो हल ईशा मिलाकर लिखने पर क्या बनेगा, हलीशा। इसी प्रकार लांगल ईशा, अंतिम स्वर लांगल के ल का ए, इसकी क्या हो रही, टी संज्ञा करी हमने, और जब टी संज्ञा करी तो इस टी का क्या होगा, इस टी का पर रूप होगा, अर्थात बाद वाले के समान हो जाएगा। तो लांगल के ए के बाद में क्या आ रहा है मित्रों, ए आ रहा है। जब ए आ रहा है तो ए किस में समाहित हुआ, ई के अंदर समाहित हुआ, और दोनों मिलकर के ए और ई मिलकर के बाद वाला ही बन गए, अर्थात ई ही बन गए। तो ई बन गया तो वर्ण सम्मेलन करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, लांगलीशा। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, नहीं होगी भाई समस्या, ठीक है ना। तो मनस, मनीषा में देखो आप, मनस प्लस ईशा, तो अंतिम स्वर बताओ मनस का कौन है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी वर्ण सम्मेलन करके तुरंत। वेरी गुड, क्या बताया, मनस के अंदर अंतिम जो स्वर है न के बाद आने वाला ए है, तो इसकी क्या हुई, टी संज्ञा हुई। तो इसने कहा मेरी तो टी संज्ञा हो गई। पाणिनि जी ने कहा है बेटा स्वर तेरे बाद में कुछ आ जाए तो उस कोई व्यंजन आ जाए तो उसकी भी क्या कर देना, तू टी संज्ञा कर देना। तो इसने कहा सह भैया आ जाओ, तुम्हारे बाद कोई स्वर नहीं आ रहा, इसलिए मैं तो अंतिम स्वर हूँ और तुम क्या हो, अंतिम स्वर के बाद आने वाले क्या हो, व्यंजन हो, इसलिए तुम्हारी भी टी संज्ञा होगी, अर्थात अब हम दोनों की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा होगी। तो मनस के अंदर अस की क्या हुई मित्रों, टी संज्ञा हुई। तो अस की टी संज्ञा होने पर इस अस, पूरे अस को ही क्या हो गया, पर रूप हो गया, अर्थात ये ए और से दोनों मिल करके किस में समाहित हो गए, ई के अंदर समाहित हो गए। तो स्थिति क्या बनी हमारी, मन अस कहाँ गया जी, अस ई में ही चला गया, अस और ई मिलके पर रूप हो गया, हुआ तो ई ही बना, मन ईशा, और मिला करके लिखने पर क्या बना, मनीषा। स्पष्टमस्ति, अस्तु अग्रे पश्यन्तु। उसी प्रकार पतत प्लस अंजलि है, पतत में किसकी टी संज्ञा होगी, पतत पतत। तो देखो अंतिम स्वर कौन सा है, अंतिम स्वर तो है तय के बाद में आने वाला ए, और उस अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन आता है क्या, देखो पतत, तय के बाद में कोई स्वर आ रहा है, बाद वाले तय के बाद में नहीं आ रहा। तो तय से पहले कौन सा स्वर है, ए, तो ए अंतिम स्वर की और अंतिम स्वर के बाद में आने वाले व्यंजन, इन दोनों की क्या होगी मित्रों, टी संज्ञा होगी, अर्थात पतत के अत की क्या हुई, टी संज्ञा। क्या हुई मित्रों, टी संज्ञा हुई। तो इस टी संज्ञा, जब अत की टी संज्ञा हो गई तो सकंदु आदि सुपरयूपम वाच्यम क्या कहता है कि जिसकी टी संज्ञा हुई है उसको चुपचाप क्या करो, पररूप करो, अर्थात अत का अत पररूप हो करके किसमें समाहित हुआ,
ए में समाहित हो गया ना। तो क्या मिला हमें? पतंजलि। क्या मिला मित्रों? पतंजलि। और मिला करके लिखने पर क्या बनता है? पतंजलि ही। ये स्पष्टमस्ति? अस्तु। इसी प्रकार सीम अंतः संधि करने पर क्या बनेगा? सीमंतः। ठीक है। मार्तंड में देखो अंतिम स्वर कौन सा है? मार्ता। तय का ए अंतिम स्वर है। तय के बाद में कोई व्यंजन आता है क्या? नहीं आता। तो अंतिम स्वर की क्या करेंगे? टी संज्ञा करेंगे। अंतिम स्वर की ए की टी संज्ञा हुई तो इस ए को क्या करेंगे? पररूप करेंगे, अर्थात बाद वाले ए में इसको समाहित कर देंगे। तो अब दोनों ए की जगह क्या बचा हमारे पास? एकमात्र बाद वाला ए बचा। क्यों? क्योंकि इस तय के ए किस में समाहित हो गया? इसको पररूप हो गया, अर्थात इसी में समाहित हो गया। और दोनों को मिला करके लिखने पर क्या बनता है? मार्तंडः। आ गया समझ में? कुछ उदाहरण और करते हैं आगे। ठीक है। अश्मंत का क्या बनेगा? अश्म। देखो ए। तो यहां पर अंतिम स्वर कौन सा है? अंतिम जो स्वर है ये पहला स्वर है, ये तो अंतिम नहीं है। उसके बाद में व्यंजन है नहीं, उसके बाद में फिर एक व्यंजन आ गया और इस व्यंजन के बाद में क्या आया? ए। अर्थात अंतिम स्वर के बाद अश्म का कोई व्यंजन में अश्म में कोई व्यंजन आता है क्या? मै के ए के बाद में तो कोई व्यंजन नहीं आता, क्योंकि शब्द ही अश्म है। ठीक है ना। तो अश्म है तो इस ए की क्या हो गई मित्रों? टी संज्ञा हो गई, अर्थात इसकी टी संज्ञा हुई। सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम क्या कहता है कि जिसकी टी संज्ञा हुई है उसको क्या करो? पररूप कर दो, अर्थात बाद वाले स्वर के समान ही उसको कर दो, उसके अंदर उसको समाहित कर दो। तो ए किस में समाहित हो गया? ए के अंदर समाहित हो गया और दोनों ए की जगह एक ए बच गया। ठीक है ना, एक ही ए हो गया। तो क्या बना? अश्म ए अंत कह। और मिला करके लिखने पर क्या बना? अश्मंतकः। ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अश्मंतकः। उसी प्रकार सार अंग है तो देखो क्या बनेगा? सार। रे का ए अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। इसकी इत संज्ञा हुई ए की तो सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम क्या कहता है कि इस ए को पररूप करो, अर्थात बाद वाले के अंदर समाहित कर दो। तो आरंभिक जो पूर्व जो स्वर है ए वह पर में मिल जाएगा, इसके अंदर मिल जाएगा और दोनों मिलकर के पररूप ही हो जाएगा, अर्थात ये ही बन जाएगा। दोनों मिलकर के बाद वाला ही बन जाएगा। ठीक है ना। दोनों मिलकर बाद वाले के जैसे, अर्थात इसके जैसे ही बन जाएंगे। क्लियर है ना? कोई समस्या नहीं है। तो क्या प्राप्त होता है हमें? सार अंगः। और मिला करके लिखने पर सा रंगः। तो मित्रों ये थी आपकी पररूप संधि। एक दो सूत्र मैंने छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो रीट लेवल पर या सीट लेवल पर नहीं पूछे जाएंगे, सीटेट लेवल पर नहीं पूछे जाएंगे। तो जितना आपको करवाया है पररूप संधि का उतना पर्याप्त है, इसको बड़े ध्यान से कर लीजिए। इसी के साथ ही मित्रों आपके अचसंधि प्रकरण समाप्त होता है, प्रकृति भाव बचती है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। रीट सीटेट के लिए वो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको अचसंधि के अंदर इतना ही करवाऊंगा। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा हल संधि, क्योंकि अचसंधि एक लंबा चल चुका विषय है। ज़्यादा लंबा कुछ पढ़ेंगे तो एक ही एक चीज़ पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो कल से आपको एक टॉपिक शुरू करूँगा, 2 या 3 दिन का वो टॉपिक रहेगा छंद।
छंदों के बारे में, और जैसे ही हमारे छंद पूरे होंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, हल संधि शुरू करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा रेट और सीटेट का सिलेबस मिलेगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब खूब करते रहिए और करवाते रहिए। धन्यवाद मित्रों।